Hello everyone, myself Dr. Pooja, UPHESC असिस्टेंट प्रोफेसर एडवर्टाइजमेंट 51 की सीरीज क्विक सीरीज में मैं 20 डेज में पूरा सिलेबस कंप्लीट कराने वाली हूँ बॉटनी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो उसी की सीरीज में मैं बायोकेमिस्ट्री और सेल बायोलॉजी के शॉर्ट नोट लेकर आई हूँ, जो कि ऑलरेडी प्रिपेयर किए हुए हैं, मेरे हैंड रिटन नोट है, जिससे कि लिखने में इजी और जल्दी से सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो देखते हैं। ग्वानिडियम HCl ये एक कंपाउंड है जो कि आयनिक बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों को ब्रेक करता है प्रोटीन में। SDS सोडियम डोडिसाइल सल्फेट हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन जो होते हैं प्राइमरी सेकेंड थर्ड टर्सरी स्ट्रक्चर और ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन के जो होते हैं उनको ब्रेक करता है। और इसकी सीरीज होती है, पहले ये टर्सरी स्ट्रक्चर को ब्रेक करता है, उसके बाद ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर को ब्रेक करता है। नेक्स्ट, स्मॉल अमाउंट ऑफ इस किसी भी कंपाउंड में स्मॉल अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल, इसको सॉल्टिंग इन कहते हैं। ठीक है, उसकी सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। सॉल्ट अगर किसी भी कंपाउंड में ऐड किया जाए तो उसकी सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज कर दे तो उसको सॉल्टिंग इन कहते हैं। एक्सेस ऑफ सॉल्ट प्रमोट द प्रेसिपिटेशन, अगर किसी में ज्यादा सॉल्ट डाल दिया, किसी भी कोई भी सॉल्यूशन है उसमें हमने ज्यादा सॉल्ट डाल दिया, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें वॉशिंग पाउडर अगर हम ज्यादा ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाता है, नीचे प्रेसिपिटेट हो जाता है, प्रेसिपिटेशन हो जाता है, तो कपड़े ज्यादा साफ नहीं होते हैं। उसी का ये एग्जांपल अगर हम देख सकते हैं, एक्सेस ऑफ सॉल्ट प्रमोट द प्रेसिपिटेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल, और जो भी मॉलिक्यूल होते हैं उसको प्रेसिपिटेट कर देता है, उसको हम सॉल्टिंग आउट कहते हैं। अमोनियम सल्फेट यूज एज सॉल्टिंग आउट, ये एज इट इज याद करना है, इसीलिए मैंने मेंशन किया है। अब प्रोटीन फोल्डिंग के बारे में पढ़ते हैं। प्रोटीन फोल्डिंग में जब कभी जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है होल्डर एंड फोल्डर में से, तो मैंने ये मेंशन कर दिया है होल्डर और फोल्डर क्या होते हैं। होल्डर में ऐसे पूछता है कि डीएनए के कहाँ यूज होता है, तो ये बैक्टीरिया और प्रोकैरियोट जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें यूज होता है, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया। एंड ग्रिप GRPE सिस्टम जो होते हैं वो भी इन प्रोकैरियोट्स में यूज होते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है इन प्रोकैरियोट्स। ठीक है, फोल्डर ये पूछ लेता है कि TRIC-CCT यूकैरियोट में यूज होते हैं एज अ फोल्डर, क्योंकि ये फोल्डर ये पैकेट होती है इस तरीके से, ये जिसमें ट्रांस, ये आगे आएगा, जिसमें सिस और ट्रांस फेजेस ये रहती है, जिसमें प्रोटीन की फोल्डिंग होती है। ये कुछ हाइड्रोफिलिक ये एजेस हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक एजेस होती हैं जो कि प्रोटीन फोल्डिंग में हेल्प करते हैं। तो ये शॉर्ट फॉर्म में देख रहे हैं, जैसे कि ये एग्जांपल के तौर पे ग्रो और GRO-ES के बारे में बताया है। GRO-EL जो होता है मेड अप ऑफ 2 हेप्टामर रिंग, टू ऐसी इस तरीके की 2 रिंग होती है, हेप्टामर रिंग होती है। GRO-EL का स्ट्रक्चर ये दिया हुआ है, एपिकल डोमेन होती है, इंटरमीडिएट डोमेन होती है, इक्वेटोरियल डोमेन होती है। इसमें जो इक्वेटोरियल डोमेन के पास 23 अमाइनो एसिड का एक प्रोटीन बाइंड करता है, जिसमें इसमें ये बताया गया है कि जो प्रोटीन होती है लेस देन 54 के किलो डाल्टन की प्रोटीन होल्ड होती है, वो सिस कैविटी में होती है। और मोर देन 54 किलो डाल्टन की जो प्रोटीन होती है वो ट्रांस कैविटी में होल्ड होती है। ये इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, जैसे कोई प्रोटीन एक एग्जांपल के तौर पे दे दिया जाएगा कि कोई एक प्रोटीन है, प्रोटीन का ऐसे ही हाइपोथेटिकली नाम दे दिया जाएगा, जिसमें बोला जाएगा कि एक प्रोटीन है 23 अमाइनो एसिड की है या 50 अमाइनो एसिड की है, तो वो किस कैविटी में फोल्डिंग होगी उसकी, तो ये सिस कैविटी उसका एग्जांपल हो जाएगा। और ये ग्रो ES की, और अगर ट्रांस कैविटी आएगा वो जैसे दे दिया जाएगा 90 किलो डाल्टन की एक प्रोटीन है, 90 किलो डाल्टन की, तो वो कहाँ पे फोल्ड होगी, तो वो ट्रांस कैविटी में होगी इसकी फोल्डिंग की। ठीक है, एंड GRO-EL, ये GRO-EL के बारे में हम पढ़ रहे हैं फोल्डिंग की। GRO-EL बाइंड विद द GRO-ES बाइंड करती है सिस अदर इन ट्रांस, सिस सिस फॉर्म में सिस से बाइंड करती है और ट्रांस फॉर्म में बाइंड करती है। हेप्टामर रिंग होती है, तो सिस और ट्रांस जो इसके
कैविटी होती है उसमें बाइंड करती है, और 21 एटीपी रिक्वायर होती है 1 साइकिल ग्रो ईएस के लिए। ये इम्पोर्टेंट है कि एनर्जी के बारे में पूछा जाता है, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री में मोस्टली एनर्जी के बारे में ही क्वेश्चन आता है। जैसे ग्लाइकोलिसिस में कितनी एटीपी जनरेट होती है, एनएडीपीएस जनरेट होती है, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे में कितनी एटीपी जनरेट होती है, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में कितनी एटीपी यूज होती हैं, जनरेट होती हैं। इन सब के बारे में ही बायोकेमिस्ट्री में इट्स ऑल अबाउट एटीपी फॉर्मेशन एंड एटीपी कंजम्पशन। तो इसमें ग्रो अगर किसी प्रोटीन को फोल्ड करना है, उसकी एक साइकिल कंप्लीट होने में 21 अमाइनो एसिड 21 एटीपी की, हाँ 21 एटीपी यूज होती है। हाइड्रोफिलिक इन्वायरमेंट इनसाइड सिस कैविटी। मैंने हाइड्रोफोबिक इन्वायरमेंट बताया था कि प्रोटीन फोल्डिंग के लिए हाइड्रोफोबिक कैविटी एंड हाइड्रोफोबिक इन्वायरमेंट क्रिएट होना चाहिए। तो हाइड्रोफिलिक इन्वायरमेंट जो होता है वो सिस कैविटी में होता है प्रोटीन फोल्डिंग के लिए, और हाइड्रोफोबिक इसमें, इसके बेस पे हाइड्रोफोबिसिटी और हाइड्रोफिलिक के बेस पे इसके कुछ मॉडल दिए हुए हैं जो कि पूछे जाते हैं। ये मॉडल के सिर्फ नाम याद कर लीजिए और उसमें कि कौन सा स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है वो याद करिए। जैसे कोलैप्स मॉडल दिया हुआ है, कोलैप्स मॉडल में नेटिव सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर, इसमें मोल्टन ग्लोब्यूल बनता है। मोल्टन ग्लोब्यूल डायरेक्ट पूछा जाता है कि मोल्टन ग्लोब्यूल क्या है, टर्सरी स्ट्रक्चर है या सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है मोल्टन ग्लोब्यूल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में वो सिर्फ वही टर्म यूज कर रही हूँ जो ऑलरेडी एग्जाम्स में कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए मैं इसको एम्फसाइज कर रही हूँ यहाँ पे। फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क में क्या है, फ्रेमवर्क मॉडल में इसमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर तो बनता ही है, टर्सरी स्ट्रक्चर जो लास्ट जो फाइनल फोल्डिंग होती है वो टर्सरी स्ट्रक्चर में होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं एलोजाइम्स के बारे में। एलोजाइम्स क्या होते हैं और आइसोजाइम्स क्या होते हैं, उन सब के बारे में। एलोजाइम्स डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम एंजाइम, यानी कि कोई एंजाइम है उनके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ले लेते हैं, जैसे कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज, ठीक है, हेक्सोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज, इसकी कई फॉर्म्स होते हैं, एलीलिक फॉर्म्स होते हैं, डिफरेंट एलील दिए हुए हैं, तो उसको एलोजाइम्स बोलते हैं। इनका सिग्निफिकेंस क्या होता है, डिफरेंट स्टेजेस में ये डिफरेंट तरीके से वर्क करते हैं, इसका सिग्निफिकेंस हो गया हेल्प इन द डेवलपमेंट इन डिफरेंट स्टेजेस इन लाइफ। जैसे कि एग्जांपल दे दिया है अल्फा 2 गामा 2 जो चेन होती है हीमोग्लोबिन की, वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में हाई ऑक्सीजन बाइंडिंग में हेल्प करती हैं, और मसल्स में M4 फॉर्म ऑफ लैक्टोज डिहाइड्रोजनेज जो होता है एक्यूमुलेशन को रोकता है। लैक्टिक, जैसे कि हम लोग बोलते हैं मसल पेन होने लगा, वहां पे क्या होता है कि मसल्स में लैक्टो डिहाइड्रोजनेज क्या की कमी हो जाती है, सॉरी, उसमें ये लैक्टिक डिहाइड्रोजनेज एक्यूमुलेट हो जाता है, जिससे कि वो मसल पेन फील होता है। नेक्स्ट देखते हैं ट्रिप्सिनोजन, एक ये नेटिव फॉर्म है ट्रिप्सिनोजन, वो ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होने के लिए एंट्रोकाइनेज यूज करता है। एंट्रोकाइनेज जब ट्रिप्सिन बन जाता है, ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रो इलास्टिन को इलास्टेज में कन्वर्ट कर देता है, और प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइज को कार्बोक्सी पेप्टाइज में कन्वर्ट कर देता है। इसी तरीके से काइमोट्रिप्सिनोजन काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। इसमें ये कुछ अमीनो एसिड्स दिए हुए हैं। ओ फॉस्फोराइलेशन जो होता है, फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस, ओ फॉस्फोराइलेशन वो सेरीन और थ्रियोनिन टायरोसिन रेजिड्यू पे ही होता है, और एन फॉस्फोराइलेशन हिस्टिडीन। ये क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। इसमें देखते हैं एडीपी राइबोसाइलेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें कोलेरा टॉक्सिन जो होते हैं, पर्ट्यूसिस टॉक्सिन, उसमें एडीपी राइबोसाइलेशन ऑफ जीएस अल्फा स्टिमुलेटरी रेगुलेटरी जीन में जीन जीन फॉर्म होता है, जिसमें इसमें कि ये सिग्नलिंग का पार्ट है। ये सिग्नलिंग में क्या होता है कि जब हाँ, जी प्रोटीन होती है, जी अल्फा प्रोटीन होती है, वो स्टिमुलेट हो जाती है, उसका एडीपी राइबोसाइलेशन हो जाता है। इसीलिए ये कोलेरा टॉक्सिन एंड पर्ट्यूसिस टॉक्सिन्स जो होते हैं, ये एक्चुअली में बैक्टीरिया है, ये एडीपी राइबोसाइलेशन कर देते हैं जी अल्फा प्रोटीन का। इसमें एडेनाइलेशन, एसिटाइलेशन एंड सब मिथाइलेशन भी करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कोएंजाइम्स। कोएंजाइम क्या होते हैं, कोएंजाइम होलो एंजाइम,
सबसे पहले हॉलो एंजाइम किनको बोलते हैं? अपोप्रोटीन्स हो गए, कोफैक्टर हो गए। कोफैक्टर में कुछ भी आ सकता है, नॉन प्रोटीन पार्ट, यानी कि प्रोस्थेटिक ग्रुप, विटामिन्स, ये सब टाइटली बाइंड होते हैं एंड ये वीक बाइंड होते हैं कोएंजाइम विटामिन, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो लो कंसंट्रेशन में भी प्रेजेंट होते हैं, और इसमें जो टाइटली बाइंड होते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप हो गए, आइंस हो गए, मेटल्स हो गए, एफएडी है, एफएडी एंड पीडीएच कॉम्प्लेक्स जो पेंटोस फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स में E1 E2 E3 जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, आगे हम लोग देखेंगे, उसमें यूज होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन सी से की कमी से स्कर्वी रोग होता है। कोलाजन वीक हो जाते हैं गम के। एब्सेंस फंक्शनल हाइड्रोलाइसिस, इसका एब्सेंस फंक्शन एब्सेंट हो जाता है हाइड्रोलाइसिस विच रिस्पांसिबल फॉर द कन्वर्टिंग लाइसिन एंड प्रोलीन, जो कि ये कन्वर्ट हाइड्रोलाइसिस एब्सेंट होंगे तो लाइसिन और प्रोलीन जो होंगे वो हाइड्रोक्सी प्रोलीन एंड हाइड्रोक्सी लाइसिन में कन्वर्ट नहीं होंगे, जिससे कोलाजन स्टेबिलिटी नहीं आएगी और स्कर्वी रोग हो जाएगा विटामिन सी की एब्सेंस में। नेक्स्ट देखते हैं, ये सेम ही पेस्ट हो गया है आई थिंक। नेक्स्ट पेपाइन। पेपाइन इज अ सिस्टीन प्रोटीन, प्रोनाउंसिएशन पे मत जाइए, सबका अलग अलग रहता है। पेपाइन ये पपाया में प्रेजेंट रहता है प्रोटीन। पूछा जाता है कि पपाया में कौन सा प्रोटीन होता है, ये पेपाइन होता है। प्रोटीन जो प्रोटीन है वो हाइड्रोफोबिसिटी में कौन कौन से अमीनो एसिड, आइसोल्यूसिन, वेलिन, ल्यूसिन, एलेनिन, ये इनका सबसे ज्यादा इंक्रीजिंग ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है सॉरी। इसमें सबसे ज्यादा हाइड्रोफोबिसिटी आइसोल्यूशन में प्रेजेंट होगी, वेलिन में होगी, फिर ल्यूसिन में होगी, फिर एलेनिन में होगी। आइसोल्यूशन हैज बीटा पोजीशन ऑन द कायरल कार्बन, ये इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है। एप्सिलॉन अमाइनो एसिड किसको बोलते हैं? लाइसिन को एप्सिलॉन अमाइनो एसिड बोलते हैं। ग्वानिडियम ग्रुप आर्जिनिन में प्रेजेंट होता है, इमिडाजोल रिंग हिस्टिडीन में। ये इसको बायोलॉजिकल बफर भी बोलते हैं, जो हिस्टिडीन रहता है ये बायोलॉजिकल बफर की तरह काम करता है। पीके वैल्यू किसको बोलते हैं? पीके वैल्यू कोई भी ग्रुप हाफ आयोनाइज्ड हो जाए उस वैल्यू को पीके वैल्यू बोलते हैं। पोलर इन्वायरमेंट में हम अगर किसी भी अमाइनो एसिड को रखते हैं, उसका लो पीके कार्बोक्सिलिक ग्रुप, हाई पीके अमाइनो ग्रुप, तो ये एसिडिक की तरह एसिडिक लो हो जाएगा, हाई एसिडिक कंडीशन क्रिएट करेगा। ठीक है, नॉन पोलर ये पोलर एनवायरनमेंट के लिए हो गया किसी भी अमीनो एसिड या प्रोटीन को रखने पे। एंड नॉन पोलर में क्या आ जाएगा? नॉन पोलर में कार्बोक्सिलिक ग्रुप, हाई पीके एंड लो पीके अमीनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। यहाँ पे देखिए, मतलब ये थोड़ा थोड़ा अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको ये चीजें समझ में आएंगी, अदरवाइज सिर्फ एज इट इज आप देख लीजिए। अगर सिंपल क्वेश्चन होगा तो आप कर सकते हैं, नहीं अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। जब भी नेट जेआरएफ वगैरह की प्रिपरेशन करते हैं तो वो वहां पे हम ये इन लोगों ये जो पीके वैल्यू है डिफरेंट डिफरेंट अमीनो एसिड की डिफरेंट होती है और पर्टिकुलर प्रोटीन की वो निकालते हैं। जैसे कि आइसोइलेक्टिव पीआई आइसोइलेक्टिव पॉइंट, पीएच एट विच नेट चार्ज जीरो, आइसोइलेक्टिव पॉइंट उसको बोलते हैं जिसमें नेट चार्ज जीरो हो जाए किसी भी अमीनो एसिड का या प्रोटीन का, जिसमें पीके वैल्यू का कार्बोक्सिलिक ग्रुप और पीके अल्फा का अमीनो ग्रुप और उसका डिवाइड 2 कर देते हैं। ये फॉर्मूला लगा के पीआई वैल्यू आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट निकालते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में थोड़ा बहुत ये है, यहाँ पे दिया हुआ है। डिटरमाइन प्रोटीन फोल्डिंग को डिटरमाइन करता है, जैसे कि हीमोग्लोबिन में म्यूटेशन 6 पोजीशन पे म्यूटेशन हो जाए तो ग्लूटामिक एसिड वैलिन में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे सिकल सेल एनीमिया हो जाता है। सीक्वेंसिंग ऑफ अमीनो एसिड यहाँ पे डिसाइड हो जाती है और प्राइमरी स्ट्रक्चर का ही हम सीक्वेंसिंग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एनफिशन एक्सप्लेन द रोल ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर इन प्रोटीन इन प्रोसेस, सॉरी,
Anfinson explain role of primary structure in process of folding is expressed on ribonucleases. एनफिंसन एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ था जिसमें उन्होंने प्राइमरी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया था कि प्राइमरी स्ट्रक्चर है जो वो इंटैक्ट रहेगा या डिफरेंट फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड में ब्रेक हो जाएगा, तो उसके बारे में उन्होंने, और इसमें कौन सा एंजाइम यूज किया है, राइबोन्यूक्लियेज, यूरिया, बीटा मरकैप्टोइथेनॉल, ये सारे कंपोनेंट्स यूज किए हैं, जिसमें 94% राइबोन्यूक्लियेज नेगेटिव फॉर्म में आ जाता है और स्क्रैम्बल्ड राइबोन्यूक्लियेज लेस देन 1%। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर इसमें बताया है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर का प्रोसेस कैसा है, फोल्डिंग का प्रोसेस कैसा है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर का ये अरेंजमेंट ऑफ सीक्वेंस किस तरीके से सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं, पाई, अल्फा, 3, 10, बीटा, इसी तरीके से याद करना है। ये इस तरीके से बनते हैं। पहले पाई 4.4 16 रेजिड्यू, ये बॉन्ड हो गया। अल्फा 3.6 रेजिड्यू 13 बेस पेयर एंड 3 10, ये 10th रेजिड्यू एंड बीटा सीट, उसके बाद बीटा सीट फॉर्म होता है। फॉर्मेशन ऑफ अल्फा हेलिक्स, अभी इसमें पाई जो ये पाई का है, इसमें बॉन्ड पूछा जाता है कि किस तरीके से, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा हुआ है इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड, ये इसमें पूछा जाता है CO ऑफ nth रेजिड्यू एंड NH ऑफ N+4 रेजिड्यू, इस तरीके से बॉन्ड फॉर्म होता है। एलिनिन, ल्यूसिन एंड ग्लूटामिन आर द स्टेबलाइजर, ये अमीनो एसिड स्टेबलाइजर होते हैं, और डी स्टेबलाइजर प्रोटीन और ग्लाइसिन होते हैं। मेंबर ऑफ अल्फा हेलिक्स, ये अल्फा हेलिक्स के बारे में कि अल्फा हेलिक्स कैसे फॉर्म हो रहा है वो बताया है। इस तरीके से फॉर्म होता है अल्फा हेलिक्स, ठीक है। इसके बाद मेंबर ऑफ अल्फा हेलिक्स इज एम्पीपैथिक, हाइड्रोफोबिक, अदर साइड ऑफ हाइड्रोफिलिक इंटीरियर, ये बताया है कि मतलब कि एम्पीपैथिक होते हैं, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक बोथ साइड प्रेजेंट होती है। इनर साइड में होता है हाइड्रोफिलिक और आउटर साइड में हाइड्रोफोबिक होता है। बीटा सीट कैसे फॉर्म होती है? बीटा सीट के लिए, बीटा सीट दो तरीके के, पैरेलल बीटा सीट, एंटी पैरेलल बीटा सीट। ये कुछ रामाचंद्रन प्लॉट की वैल्यूज दी हुई है, पता नहीं पूछेगा कि नहीं पूछेगा, आई हैव नो आइडिया कि इतना डेप्थ में जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर है तो कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में, इसका लेवल अप रहता है थोड़ा, CSIR नेट JRF की तरह। तो सभी को पता है कि -119 प्लस 113 तक पैरेलल बीटा सीट की वैल्यू होती है, और 129 से प्लस 135, ये रटने वाला है, एंटी पैरेलल बीटा सीट की वैल्यू होती है रामाचंद्रन प्लॉट में, अगर हम प्लॉट करते हैं बीटा शीट। राइज ऑफ 3.2 एंगस्ट्रॉम, डिस्टॉर्टेड हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है, इसमें 3.5 एंगस्ट्रॉम स्ट्रेटेड हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है। पैरेलल, ये एंगस्ट्रॉम वैल्यूज पूछी जाती हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे दिया है कि कौन से हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होते हैं पैरेलल में। सीधा सीधा पूछ लेगा कि पैरेलल बीटा शीट में किस कौन से कितना ये एंगल का बॉन्ड फॉर्म होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो काफी लोग सोच के पैरेलल है तो स्ट्रेट ही होगा, नहीं, डिस्टॉर्टेड हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, एंटी पैरेलल में स्ट्रेट हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा। बीटा सीट स्टेबलाइजर में आइसोल्यूशन एंड वैलिन बीटा सीट स्टेबलाइजर आ जाता है। ग्लाइसिन एंड प्रोलीन ब्रेकर होते हैं, और इसके हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड वांडर वाल फोर्सेस मेन कंपोनेंट होते हैं, और पेप्टाइड बॉन्ड तो रहेगा ही, वो कॉमन है क्योंकि प्रोटीन के बारे में पढ़ रहे हैं। टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन में रिजल्टेंट ऑफ प्रोटीन फोल्डिंग का रिजल्ट हमें पता लगता है। कोई भी प्रोटीन है, प्राइमरी स्ट्रक्चर बना, प्राइमरी स्ट्रक्चर से प्राइमरी स्ट्रक्चर बना, फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में भी डिफरेंट अल्फा 3, 10 बीटा बॉन्डिंग हुई, बॉन्डिंग के बाद उसके बाद हुआ टर्सरी स्ट्रक्चर तक इतना कॉम्प्लेक्स प्रोटीन का स्ट्रक्चर, जैसे ये कोई प्रोटीन है, N टर्मिनल, C टर्मिनल,
ये N है, ये C टर्मिनल है, यहाँ पे ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन गया, यहाँ पे टर्सरी आते 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 ये इस तरीके से ये बन गया। ठीक है, टर्सरी स्ट्रक्चर। तो प्रोटीन फोल्डिंग के बारे में रिजल्ट हमें मिल जाता है कि टर्सरी स्ट्रक्चर में, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि प्रोटीन फोल्डिंग में सेकेंडरी और टर्सरी रोल प्ले करते हैं, जिसमें कि मॉडल्स मैंने बताए हुए हैं, कोलैप्स मॉडल और अदर भी मॉडल जो है ऑलरेडी दिए हुए हैं। तो ग्रो-ईएल और ग्रो-ईएस के थ्रू इनकी फोल्डिंग होती है। प्रोटीन प्रोकैरियोट में अलग होती है और यूकैरियोटिक में अलग होती है। इसी तरीके से इसमें डोमेन बनते हैं। इसमें इस तरीके से पर्टिकुलर एक टर्मिनोलॉजी आती है, डोमेन बनते हैं जो कि कंजर्व हो, इवोल्यूशनरी कंजर्व होती है, जैसे कि 60 एसआरआरएनए हो गया और 23 एसआरआरएनए हो गया, ये इनके डोमेन बन जाते हैं। क्योंकि यूकैरियोट्स में बीट्स ऑन स्ट्रिंग्स की तरह ऐसे इस तरीके से, तो ये पर्टिकुलर होगा तो कंजर्व, इसको डोमेन बोलेंगे। और इसमें बॉन्ड जो होंगे पेप्टाइड बॉन्ड एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड रोल प्ले करेंगे, एंड नॉन कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, वान डर वाल्स फोर्स, हाइड्रोफोबिक फोर्स, ये फोर्स इन्वॉल्व रहेंगे। बॉन्ड्स पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने हर एक लाइन में क्वेश्चन है। आप सोच रहे होंगे कि ये इतना लेंदी सा शॉर्ट नोट है बोल के पता नहीं क्या ही है, लेकिन ये हर एक वर्ड पे क्वेश्चन पूछा गया है ऑलरेडी, इसलिए मैंने कहीं ना कहीं से ये पूरा कंपाइल किया हुआ है। इसमें फिर देखते हैं क्वाटनरी स्ट्रक्चर। क्वाटनरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोऑपरेटिविटी। इसमें कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। क्वाटनरी स्ट्रक्चर प्रोटीन में बाइंडिंग रहती है कि कोई भी प्रोटीन है किस मॉलिक्यूल के साथ किस तरीके से बाइंड करता है, उसकी स्ट्रक्चर को दर्शाता है। जैसे कि हीमोग्लोबिन हो गया, इंसुलिन हो गया, वो क्वाटनरी स्ट्रक्चर है। इसमें उसमें बताता है कि ऑक्सीजन आके हीमोग्लोबिन में बाइंड कर रहा है, वो सैचुरेट हो रहा है ऑक्सीजन से या नहीं हो रहा है, वो सारी चीजें आ जाती है। तो उसी तरीके से जो क्वाटनरी स्ट्रक्चर होते हैं वो कोऑपरेटिविटी की तरह बाइंड करते हैं, जिसमें कि जो हमारे ग्राफ होते हैं वो सिग्मोइडल होते हैं, सैचुरेट एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होते हैं, कभी कभी जे शेप में होते हैं। तो ये बाइंडिंग पे डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन कितना बाइंड कर रहा है, कौन सा एग्जाम्पल है। तो इनमें इन ये जो क्वाटनरी स्ट्रक्चर है, ये मल्टी सब यूनिट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं। बहुत सारे बाइंडिंग साइट्स हो जाती हैं जिसपे डिफरेंट डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट सॉरी अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट होती हैं। हाँ, हमारे इसके बाद कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग साइट होती है, डिफरेंट डिफरेंट बाइंडिंग साइट होती है, ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट होती है, जो कि सैचुरेट भी होती है, अनसैचुरेट भी रहती है। इस तरीके से ये मल्टी सब यूनिट एंजाइम कॉम्प्लेक्स इसको बोला जाता है। सिंगल एंजाइम इसमें ये प्रोवाइड इंटरमीडिएट टू द पार्टिसिपेट ऑफ द रिएक्शन। और जैसे क्या है कि कुछ मॉलिक्यूल ऐड हो गए उस पर्टिकुलर क्वाटनरी स्ट्रक्चर पे, वो किसी प्रोसेस में यूज हो गया, एंड देन कुछ और मॉलिक्यूल आए और किसी भी प्रोटीन पे ऐड हो गए। जैसे कि ये मैं यहाँ पे बना दे रही हूँ, ये क्वाटनरी स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ऑक्सीजन आके बाइंड कर गया, ये किसी भी प्रोसेस में इन्वॉल्व हो गया। देन उसके बाद ऑक्सीजन आए कुछ और ऑक्सीजन आए, ये दूसरी प्रोसेस में इन्वॉल्व हो गया। तो ये इसको बोलेंगे कि एक सिंगल एंजाइम, एक ही, क्योंकि प्रोटीन इज द पार्ट ऑफ एंजाइम, एंड देन एक ही सिंगल एंजाइम प्रोवाइड द इंटरमीडिएट टू पार्टिसिपेट इन रिएक्शन, डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ सेकेंडरी स्ट्रक्चर की स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं जो कि कभी कभी पूछी जाती है, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, ये एक्चुअली पेज ऊपर आना चाहिए था। ठीक है, नॉन रिपीटेटिव सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं। अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट हैव रिपीटेटिव सेकेंडरी स्ट्रक्चर, फाई एंड साई बॉन्डिंग, एंड नॉन रिपीटेटिव में आ जाता है बीटा टर्न कंसिस्ट ऑफ कोर रेजिड्यूज। इसमें ये एज इट इज क्वेश्चन आता है कि बीटा टर्न में क्या होता है,
बीटा टर्न में इसमें थर्ड पोजीशन पे कौन सा अमाइनो एसिड होता है, तो ये इम्पोर्टेंट है। इंटरेक्शन ऑफ आई एंड आई प्लस हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें ये इसमें बीटा टर्न फॉर्म होगा जब ये कोई आई बॉन्ड, ये आई अमाइनो एसिड बता दिया, I+3 हाइड्रोजन बॉन्ड, आई के बाद जो थर्ड पोजीशन पे अमाइनो एसिड होगा उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, उसको बीटा टर्न बोलेंगे। थर्ड रेजिड्यू ऑलवेज प्रोलीन, थर्ड रेजिड्यू है वो प्रोलीन होना चाहिए। ये दो तरीके का बीटा टर्न होता है, टाइप 1 एंड टाइप 2। डिफर द रोटेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड का रोटेशन सिर्फ अगर राइट साइड या लेफ्ट साइड है, यानी कि उसकी 180 डिग्री पे घुमा हुआ है, तो उसको सेकेंडरी एंड टर्सरी, सेकेंड एंड थर्ड रेजिड्यू पे 180 डिग्री में, तो उसको टाइप 1 एंड टाइप 2 बोलेंगे, ये बीटा टर्न। इसके बाद टाइप 1 में क्या होता है, ग्लाइसिन एंड सेकेंड रेजिड्यू मोस्ट कॉमन है सेकेंड, और टाइप 1 में ही आ जाता है एक ओम लूप। ओम लूप कहाँ प्रेजेंट होता है, कंसिस्ट ऑफ 6 to 16 रेजिड्यू फाउंड इन साइटोक्रोम सी। जो हमारा साइटोक्रोम सी होता है, ये एंजाइम जो कि इसके बेंजिंग एंजाइम होता है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज का, ROS का एक मेन एंजाइम होता है, इसके बेंजिंग एंजाइम, इसमें ओम लूप्स प्रेजेंट होती हैं। ओम लूप्स कैसी होती है, वो 6 से 16 रेजिड्यू प्रेजेंट होते हैं साइटोक्रोम सी में। नेक्स्ट, इंट्रिंसिकली डिसऑर्डर्ड प्रोटीन, ये कभी कभी टर्म पूछ लिया जाता है डायरेक्टली। फंक्शनल इन प्राइमरी स्ट्रक्चर, लैक ऑफ हाइड्रोफोबिक रेजिड्यू, इसमें कोई हाइड्रोफोबिक रेजिड्यू नहीं होते हैं, तो इसमें फोल्डिंग की जरूरत भी नहीं होती है, फोल्डिंग नॉट रिक्वायर्ड। इसका एग्जांपल दिया हुआ है सिन्यूक्लिन। सिन्यूक्लिन एक का प्रोटीन, ट्यूबुलिन प्रोटीन होती है, जो कि जिसमें डिफेक्ट हो जाए तो न्यूरो से रिलेटेड डिजीज, सिन्यूक्लियोपैथी डिसीज हो जाती है, इसको सिन्यूक्लिन डिसीज, ये डिस्टॉर्टेड, ये फोल्डिंग का मेन पार्ट मान सकते हो, कि अब फोल्डिंग भी नहीं बोल सकते हो क्योंकि इसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर फंक्शनल रहती है, न्यूरॉन से रिलेटेड हो रहती है। इसको डिटेक्ट किया जाता है NMR, RUV, CD एंड जेल फिल्ट्रेशन। एक टर्म आ जाता है मोटिफ। मोटिफ क्या होते हैं, मोटिफ सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अभी हम लोगों ने देखा कि डोमेन हो गया, डोमेन कंजर्व हो गए, एंड ये इसके बाद मोटिफ, मोटिफ सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर कंटेन रिपीटेटिव एंड नॉन रिपीटेटिव, इसमें दोनों ही होंगे, रिपीटेटिव भी होंगे, नॉन रिपीटेटिव भी होंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर, और इनका फंक्शन इवोल्यूशनरी कंजर्व रहेगा। इसके बाद डोमेन हो गया, डोमेन मोटिफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, याद रखना है, मोटिफ जो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर है और डोमेन है वो टर्सरी स्ट्रक्चर है, विच फोल्ड डिपेंडेंटली and semi-dependently to the other part of the protein and perform the function not evolutionary conserve। कोई दूसरी प्रोटीन है, जैसे कि ये है, ये हमारा डोमेन हो गया, ये दूसरे पे डिपेंड रहेगी, जो कि ऑलरेडी इवोल्यूशनरी कंजर्व नहीं है, उस पे डिपेंडेंट रहेगी, ये बताया हुआ है डोमेन के बारे में, और ये टर्सरी स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं। ये सेम पेस्ट हो गया। इसके बाद देख लेते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में। पेप्टाइड बॉन्ड रिजिड, प्लानर, एंड इसका लेंथ हो गया 1.36 एंगस्ट्रॉम। पेप्टाइड बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड इसको बोलेंगे, पार्शियल क्योंकि ये डबल बॉन्ड का 1.52 एंगस्ट्रॉम होता है और सिंगल बॉन्ड का होता है 1.24 एंगस्ट्रॉम। तो ये 1.36 है, तो ये पार्शियल डबल बॉन्ड हो गया। कोलाजन के बारे में आ जाता है डायरेक्टली। कोलाजन क्या है, कोलाजन 3 लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स इन राइट हैंडेड मैनर में बनता है। ग्लाइसिन XY स्टेबलाइज बाय इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड,
यानी कि दो प्रोटीन के बीच में बन रहा है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, इसके बाद सॉरी, ब्रिटल बॉन्ड डिजीज में ग्लाइसिन रिप्लेस एलिनिन। ठीक है, ये एक बोन रिलेटेड डिजीज रहती है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, ग्लाइसिन होता है वो एलिनिन से रिप्लेस कर दिया जाए तो डिजीज हो जाएगी। और सेम इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड ही भी प्रेजेंट होता है ब्रिटल बॉन्ड डिजीज में। केरेटिन के बारे में देख लेते हैं। केरेटिन जो है राइट हैंडेड, यहाँ पे लेफ्ट हैंडेड अल्फा था, ये राइट हैंडेड अल्फा है, राइट हैंडेड अल्फा कॉइल लेफ्ट हैंडेड मैनर में। केरेटिन ये आर हो गया, ऐसे याद रख सकते हैं कि केरेटिन में आर आ रहा है तो आर अल्फा हेलिक्स राइट हैंडेड मैनर, और ये कोलाजन में कहीं पे भी एच नहीं आ रहा है तो ये कैसे भी याद रख सकते हैं क्योंकि ये डायरेक्टली क्वेश्चन आता है ग्लाइसिन एक्स वाई, तो कोलाजन का हो गया कंजर्व प्रोटीन होगी। तो ये कैसे बनता है, अल्फा हेलिक्स राइट हैंडेड मैनर, कॉइल लेफ्ट हैंडेड मैनर में होती है, माइक्रोफिलामेंट बनाती है, माइक्रोफिब्रिल बनाती है, एंड देन इंटरमीडिएट फिलामेंट, एंड देन क्रिएटिन प्रोटीन फॉर्म होती है। क्रिएटिन प्रोटीन कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, इसका एग्जांपल कार्पेस ऑफ टर्टल, नेल्स, हेयर्स, एंड कंसिस्ट ऑफ हेप्टामर रिपीट। 1 and 4th रेजिड्यू इज हाइड्रोफोबिक। वन 1 and 4th रेजिड्यू जो होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है अमीनो एसिड। सिल्क फिब्रोन एंटी पैरेलल बीटा सीट कंसिस्टिंग प्रोटीन होती है सिल्क फिब्रोन। एलिनिन एंड ग्लाइसिन रिच होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड स्टेबलाइज करता है इसको। सिल्क फिब्रोन याद रखना है, एंटी पैरेलल बीटा सीट कंसिस्टिंग प्रोटीन होती है। ठीक है, अभी इसके एक्टिन के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। एक्टिन 374 अमीनो एसिड कंसिस्टिंग ग्लोबुलर प्रोटीन होती है। इसके बाद हाइड्रोफोबिक फोर्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल, ये इसमें हाइड्रोफोबिक बॉन्ड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर द स्टेबिलिटी सच एज कैप्सिड ऑफ वायरसेस। अगर बेस स्टैकिंग होनी है तो पाई पाई इंटरेक्शन बॉन्ड रोल प्ले करता है। यूजली टेम्परेचर बेस्ड डिनेचुरेशन जो होता है वो रिवर्सिबल होता है। एक्सेप्शन में आ जाता है एग मिल्क प्रोटीन और एग प्रोटीन। कॉस्मोट्रॉपिक एंड चेस्मोट्रॉपिक दो टर्म होते हैं। कैस्मोट्रॉपिक स्टेबलाइज हाइड्रोजन वाटर स्ट्रक्चर, और चाओट्रॉपिक कैस्मोट्रॉपिक चाओट्रॉपिक हाइड्रोजन जो वाटर होता है, वाटर की स्टेबिलिटी को ब्रेक करता है। यूरिया जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है, मींस सेकेंडरी स्ट्रक्चर ब्रेक फॉलोड बाय टर्सरी स्ट्रक्चर यूरिया। ये शायद पेज ऊपर नीचे हो गया। प्रोटीन फोल्डिंग में एक फनल मॉडल भी होता है, ये प्रोटीन फोल्डिंग का पार्ट है। प्रोटीन फोल्डिंग एक मोटा मोटा पता होना चाहिए कि क्या क्या प्रोटीन में आता है, क्योंकि वो मेजरली क्या होता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर में मैंने जितना पेपर एनालाइज किया है वो प्रोटीन प्लांट का देके वो मोलिकुलर वेट ज्यादा पूछता है, जिसमें बायोकेमिस्ट्री, प्लांट फिजियोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म इन सब के बारे में ज्यादातर आता है, तो इसलिए ये सारी चीजें मेंशन की हुई है। फनल मॉडल में ये ग्लोबुलर, ये इसमें फ्री एनर्जी के बारे में बताते हैं कि फ्री एनर्जी कितनी होती है और ज्यादा होती है कि कम होती है। थोड़ा बफर के बारे में देख लेते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, इसलिए बफर सॉल्यूशन जिसमें पीएच चेंज, स्मॉल एडिशन ऑफ एसिड एंड बेस किसी भी पीएच चेंज को रेजिस्ट करता है तो उसको बफर बोलते हैं। यूनिवर्सल बफर क्या होते हैं, किसी में 2 और मोर बफर प्रेजेंट हो उसको यूनिवर्सल बफर के नाम याद होने चाहिए थोड़े बहुत।
कार्बोनी बफर सिट्रिक एसिड, जिसमें कि बोरिक एसिड और सिट्रिक एसिड प्रेजेंट रहता है। एक इक्वेशन पूछी जाती है हेंडरसन असल बैच इक्वेशन, जिसमें कि बिना पीएच चेक किए किसी का इक्वेशन यूज टू मेकिंग बफर विदाउट स्केलिंग द पीएच। बफर बनाते हैं उसका पीएच चेक बिना पीएच चेकिंग किए हुए, तो उसमें यूज होता है हेंडरसन असल बैच इक्वेशन। ये दिया हुआ है। थर्मोडायनेमिक, इसका जो पीडीएफ अगर किसी को चाहिए तो वो टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, वो मैं लास्ट में बता दूंगी, इसके लास्ट में। थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ जो होता है, एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। सेकेंड लॉ ऑफ एंट्रोपी, एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीज, एंट्रोपी मीन्स रेंडमनेस। Third law of thermodynamic, entropy of the pure crystal zero at the absolute zero temperature। absolute zero temperature मैंने स्टार्टिंग में शायद बताया था, 273 डिग्री रहता है, -273 डिग्री। इस प्रोबेबली यही है, मुझे एग्जैक्टली शायद, हाँ 273 ही है। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। इसके बाद एंथैल्पी, टोटल हीट ऑफ द सिस्टम, इसको एंथैल्पी बोलेंगे। एंथैल्पी में आ जाएगा डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। ई इज द इंटरनल एनर्जी, पी इज द प्रेशर एंड वी इज द वॉल्यूम, एंड डेल्टा एच इज एंथैल्पी। एंट्रोपी, डिग्री ऑफ रैंडमनेस, किसी भी सिस्टम में कितनी रैंडमनेस है उसको उसकी एंट्रोपी बोलते हैं। गिब्स फ्री एनर्जी, फ्रैक्शन ऑफ एंथैल्पी फॉर डूइंग एनी वर्क। रैंडमनेस है, उसमें से कितना वर्क के लिए यूज हो रही है उसको गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं। गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इसमें टी टेम्परेचर हो गया, एंथैल्पी डेल्टा एच एंड डेल्टा एस एंट्रोपी। एंड ये कभी कभी आ जाता है, कोई सिस्टम है एक्सोथर्मिक है तो उसका एक्सोथर्मिक निगेटिव में होगा, एंडोथर्मिक पॉजिटिव में होगा, और इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। नहीं सॉरी, है एक्सोथर्मिक, एक्सर्गोनिक निगेटिव है, एंडरगोनिक पॉजिटिव है। ठीक है, अभी मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री है तो मेटाबॉलिज्म के बारे में जरूरी आता है। मेटाबॉलिज्म में ईटीसी सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसमें 5 कॉम्प्लेक्सेस हैं। ये कॉम्प्लेक्स NADH डिहाइड्रोजनेज, NADH डिहाइड्रोजनेज में क्या होता है, 4 हाइड्रोजन पंप होते हैं मैट्रिक्स से इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन स्पेस में। सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज सेकंड होता है, इसमें कोई हाइड्रोजन ट्रांसफर नहीं होता है। साइटोक्रोम C1 कॉम्प्लेक्स, इसमें 2 हाइड्रोजन पंप होते हैं, Q साइकिल चलती है, आयरन सल्फर इसके प्रोटीन प्रेजेंट होती है, और साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज 4 हाइड्रोजन पंप होते हैं। उसके बाद फिफ्थ आ जाता है एटीपी सिंथेज, एटीपी का सिंथेसिस होता है, और इसका जो सीक्वेंस होता है NADH कॉम्प्लेक्स 1 यूबिक्विटस, उसके बाद सेकंड साइटोक्रोम C, फोर्थ एंड ऑक्सीजन। इसमें NADH में 2.5 ATP बनता है एक NADH से, तो 4 हाइड्रोजन पंप यहाँ पे हुए, 4 हाइड्रोजन एंड 2 सेकेंड वाले से हुए, 2 सेकेंड वाले से हुए, और 4 फोर्थ वाले से हुए 4, तो यहाँ से 10 हाइड्रोजन पंप हुए। इसी तरीके से अगर NADH नहीं हो रहा है तो इस तरीके से 1.5 ATP बनेगा, 6 हाइड्रोजन पंप होंगे। और एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स किस तरीके से होता है, ये पूछा जाता है कि क्या एटीपी सिंथेज का कंस्टिट्यूएंट डोमेन क्या क्या है। ए बीटा 2, बीटा बोलियो, AB2C9 से 12, इसको F0 बोलते हैं, अल्फा 3 बीटा 3 गामा डेल्टा एप्सिलॉन F1। इसमें 3 हाइड्रोजन रिक्वायर फॉर एटीपी सिंथेसिस,
और एक जो फॉस्फेट ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होता है। इसीलिए 4 हाइड्रोजन यूज होते हैं एक एटीपी फॉर्मेशन के लिए, एटीपी सिंथेसिस में। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इन माइटोकॉन्ड्रिया, जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। केमी ऑस्मोटिक थ्योरी, इसमें एटीपी सिंथेसिस कैन बी ड्राइवन बाय द मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन बिटवीन मैट्रिक्स एंड इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। यानी कि केमी ऑस्मोटिक थ्योरी उसको बोलते हैं जिसमें ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ से इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से यहाँ पे हाइड्रोजन आ रहे हैं और यहाँ से इधर जा रहे हैं। इसको केमी ऑस्मोटिक थ्योरी बोलते हैं, केमी ऑस्मोस, क्योंकि हाइड्रोजन इसका पीएच चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इस ये केमी ऑस्मोटिक हो गया। इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, जैसे कि यहाँ पे मेंशन मैंने ऑलरेडी किया हुआ है कि इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, इसमें भी इनर इंटरसेलुलर स्पेस मैट्रिक्स से हाइड्रोजन पंप हो रहा है मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स से बाहर जा रहा है, पीएच चेंज हो रहा है और चार्ज चेंज हो रहा है, इसीलिए इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बोलेंगे। इसमें जो प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है -14.1 किलो जूल पर मोल एटीपी यूज हो रही है। Electrochemical gradient create the proton motive force hydrogen back to the matrix। ये वो सेम स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे कुछ अनकपलर्स यूज होते हैं जो कि ईटीसी कॉम्प्लेक्स में, ईटीसी कॉम्प्लेक्स में को अगर रोकना है तो इनहिबिटर, इनहिबिटर बोलेंगे। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। इनहिबिटर NADH, अगर कॉम्प्लेक्स 1 को रोकना है तो रोटेनॉन यूज होता है। यहाँ बारबीट्यूरेट भी यूज होता है, बारबीट्यूरेट, पियर्सिडिन करके एक फंजीसाइड होती है, वो भी यूज होती है अनकपलर। एंड सेकेंड कॉम्प्लेक्स को मैलेटोन कार्बोक्सिल इनहिबिट करता है और थर्ड को एंटीमाइसिन, फोर्थ को ओलिगोमाइसिन एंड डीसीसी डाइक्लोरो ये डीसीसीडी डाइक्लोरो क्लोरीन डिहाइड्रोजन ऐसे करके कुछ होता है, मैं एग्जैक्टली रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। डीसीसीडी ही करता है, डाइक्लोरो क्लोरीन करके रहता है, तो ये कॉम्प्लेक्स फोर्थ को करता है। इसके बाद यहाँ पे फिफ्थ वाले को ओलिगोमाइसिन जो है वो फिफ्थ को करता है और फोर्थ को साइनाइड अजाइड कार्बन मोनोऑक्साइड ये इनहिबिट करता है। ये इनहिबिटर हो गए। उसके बाद कॉम्प्लेक्स जो विटामिन सी होता है, डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन डोनर टू साइटोक्रोम। विटामिन जो सी होता है इसीलिए बोला जाता है कि हमें विटामिन सी ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि बॉडी में तो बनता नहीं है, तो हमें बाहर से ही लेना पड़ेगा। इसीलिए इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करता है ये साइटोक्रोम सी को। और इसका अनकपलर जो रहता है और भी दिए हुए सिंथेटिक 2,4-DNP डाइनाइट्रोफिनॉल हो गया 2,4-DNP। उसके बाद नेचुरल कुछ अनकपलर है वेलेनोमाइसिन, नेग्रासिन एंड थर्मोजेनिन, ये नेचुरल अनकपलर है ईटीसी के। वेलेनोमाइसिन पोटेशियम यूनिपोर्टर है, एनर्जी प्रोडक्शन का लो कर देता है और इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट को डेसिपेट करता है। नेग्रेशन भी एक आयनोफोर है, वो हाइड्रोजन आयन एंड पोटेशियम आयन को पंप को ओपन कर देता है, सोडियम एंड हाइड्रोजन एंटीपोड की तरह काम करता है, ये केमिकल ग्रेडियंट को ब्रेक करता है। थर्मोजेनिन चैनल फॉर द एनाइन, जो हाइड्रोजन आयन क्लोरीन आयन जो है इनके चैनल्स को ओपन कर देता है, जिससे कि इलेक्ट्रोकेमिकल जो ग्रेडियंट होता है वो ब्रेक हो जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। इसके बाद ग्लाइकोलिसिस
जो होती है वो साइटोसोल में होती है। इन ट्रैपेनोसोमा में जो ग्लाइकोलिसिस, हाँ, ग्लाइकोसोम में होती है। एक कोई इसमें ट्रैपेनोसोमा है, ये पैरासाइट है ट्रैपेनोसोमा, इससे डिजीज कॉज होती है। ट्रैपेनोसोमा पैलिडियम इसका पूरा नाम रहता है। ट्रैपेनोसोमा जो कि काला आजार कॉज करता है। अ, ये काला आजार बोलते हैं, काला आजार या ब्लैक फीवर, आजार ब्लैक फीवर कॉज करता है ट्रैपेनोसोमा। एंड फ्लोराइड ग्लाइकोलिसिस जो हो रहे हैं, यहाँ से ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस शुरू हो गई है। जो फ्लोराइड है वो इनोलेज को इनहिबिट करता है लास्ट स्टेप पे। आर्सिनेट है वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यूटिलाइज कर लेता है एंड प्रोड्यूस करता है 1 आर्सिनो 3 फॉस्फोग्लिसरेट ग्लिसरॉल्डेहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज। आयोडोएसीटेट इनहिबिट glyceraldehyde 3 phosphate dehydrogenase because it use cysteine for the catalysis। जो आयोडोएसीटेट है वो भी एक इनहिबिटर की तरह ये इनहिबिटर है, इनहिबिटर ग्लाइकोलिसिस के। ग्लाइकोलिसिस में मेनली इनहिबिटर ही पूछे जाते हैं, स्टेप्स तो कोई भी नहीं पूछता है। इसमें 4 एटीपी प्रोड्यूस होती है जिसमें से 2 एटीपी यूज हो जाती है। तो इसका नेट जो रहेगा, नेट एनर्जी 2 एटीपी ग्लाइकोलिसिस में। बेस्ड ऑन मेलेट एस्पार्टेट सटल, इसमें 5 एटीपी। कुछ सटल सिस्टम होता है, एक मेलेट एस्पार्टेट सटल सिस्टम होता है, एक ग्लिसरॉल्डेहाइड 3 फॉस्फेट सटल होता है। ये डिपेंड करता है कि ग्लाइकोलिसिस किस सटल सिस्टम में हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं रेगुलेशन। हेक्सोकाइनेज, फॉस्फोफ्रक्टो 1 एंड पायरुवेट काइनेज, ये तीन एंजाइम है रेगुलेटर, एज अ रेगुलेटर की तरह यूज होते हैं। हेक्सोकाइनेज किस तरीके से, हेक्सोकाइनेज जो है वो फॉस्फोराइलेट एनी हेक्सोस, और ग्लूकोकाइनेज ये डिफरेंस बताया है कि ग्लूकोकाइनेज कहाँ यूज हो रहा है और हेक्सोकाइनेज कहाँ यूज हो रहा है। इसमें लो केएम फॉर ग्लूकोज, हाई केएम फॉर ग्लूकोज, फाउंड इन ऑल टिश्यू। ये लिवर, किडनी, पैनक्रियाज में हेक्सोकाइनेज मिलता है। इसके बाद रेगुलेट बाय द इंसुलिन, नॉट रेगुलेट बाय द, ये हेक्सोकाइनेज है वो इंसुलिन से रेगुलेट, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, और ये इंसुलिन से रेगुलेट हो रहा है। फीडबैक इनहिबिशन ग्लिसरॉल्डेहाइड 3 फॉस्फेट से होता है, नो फीडबैक इनहिबिशन। हेक्सोकाइनेज इज अ मैकेनिस मेंशन एंजाइम और ग्लूकोकाइनेज इज अ एलोस्टेरिक एंजाइम। इसके बाद फॉस्फोफ्रक्टोज 1, फॉस्फोफ्रक्टोज 1 इंसुलिन दिया, ये इसका रेगुलेशन दिखाया हुआ है, हाँ, ग्लाइकोलिसिस का। इंसुलिन दिया, एक्टिवेट कर देगा प्रोटीन फॉस्फेटेज को, पॉजिटिव रेगुलेटर की तरह काम करेगा। एंड फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 2, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एक्टिवेट कर देगा फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट को। फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट क्या करेगा, फ्रक्टोज फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 को एक्टिवेट कर देगा, जिससे ग्लाइकोलिसिस ऑपरेट होने लगी। इंसुलिन रेगुलेटर, पॉजिटिव रेगुलेटर की तरह वर्क करेगा। इसी तरीके से ग्लूकागॉन एंड इपिनेफ्रिन पॉजिटिवली एक्टिवेट कर देंगे फॉस्फोकाइनेज ए, जो कि फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेटेज लो हो जाएगा और ग्लाइकोलिसिस स्लो हो जाएगी। इस तरीके से ये इसको इनहिबिट कर रहा है। इनहिबिटर कौन कौन से है, सिट्रेट, एटीपी, लो पीएच। ये पीएफ के फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 के इनहिबिटर है, और एएमपी और एडीपी वो एक्टिवेटर है। नेक्स्ट
इन आरबीसी 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट प्रोड्यूस इन प्लेस ऑफ 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट। आरबीसी में इट प्रमोट रिलीज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द हीमोग्लोबिन। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। इसमें आरबीसी में क्या हो रहा है कि टू टू सी 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट जो बन रहा था ग्लाइकोलिसिस में, वो 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट की जगह पे बनेगा, और ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन को रिलीज करने में हेल्प करेगा हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन से। पायरुवेट काइनेज इज सिमिलर टू ये पायरुवेट काइनेज 1 हार्मोनल रेगुलेशन एंड ग्लूकागोन रेगुलेशन, ये सिमिलर ही रहेगा। पायरुवेट काइनेज इन तीनों एंजाइम का रेगुलेशन हमने देख लिया, जैसे कि ऊपर हमने बताया था। ये हेक्सोकाइनेज का भी देख लिया, फॉस्फो PFK1 का भी देख लिया, PFK1 एंड पायरुवेट काइनेज। पायरुवेट काइनेज का इंसुलिन और ग्लूकागोन के सिमिलर ही है, ठीक है।